तो आज तारीख है 21 जनवरी और आज की जितनी भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उससे जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कवर करने के लिए ज़रूरी है वो सब हम देखेंगे। और बाय द वे इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई न्यूज़ बचती होगी अपने में। तो अगर हम लोग द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक न्यूज़ तो आई है जो ओबीसी कोटा को लेके आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सपोर्ट किया है, तो इसको थोड़े हम आगे भी बात भी कर लेंगे। एक न्यूज़ आई है जो पर्रिकर के बारे में आई है कि जो मनोहर पर्रिकर जो गोवा के सीएम हुआ करते थे, खत्म हो गए वो, उनके बेटे को इस बार बीजेपी ने लिस्ट में नहीं लिया है, तो वो सब चल रहा है, उसका भी काफ़ी विवाद बचा हुआ है। एक न्यूज़ जो पीएम ने स्पीच दी उसको लेके आई है और एक वैक्सीनेशन इंडिया में कैसा चल रहा है उसको लेके आई है। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे और कोई न्यूज़ अच्छी नहीं है, केवल एक यही है जो ओबीसी कोटा को लेके आई है। हुआ क्या ना, अभी ऑल इंडिया कोटा का जो सीन चल रहा था नीट में, हम लोगों ने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा भी था 2 महीने पहले। तो उसमें ओबीसी के कोटा को बनाए रखने के लिए, मतलब जितना है उसको और ना बढ़ाने के लिए, जितना है 14% ही रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इनको और मानक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, और ज़रूरत जितनी है उसको भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल पे हम लोग देखते हैं कि जनरल पे एक एक्सटर्नल एडवांटेज होता है, उनकी एक पिछली जनरेशन होती है जो पहले से लर्नर्स रही होती है। बट ओबीसी या किसी और माइनॉरिटी की देखते हैं तो वो लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स में आते हैं, तो उनके लिए ये कोटा बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन इस कोटे को और ज़्यादा बढ़ाना किसी भी दूसरे माइनॉरिटी के लिए या इवन दो जनरल के लिए भी सप्रेसिंग हो जाएगा, तो इसलिए नीट में अभी जो कोटा था वही रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 7 पे आई है, वो आई है प्राइस फ्रीज के बारे में। अभी क्या हुआ ना, पिछले 2 महीने से पेट्रोल के प्राइस बढ़ नहीं रहे, सब लोगों ने देखा होगा, और इसको लेके द हिंदू का एक पत्रकार गया, उसने एक पीआईएल दायर की, उसने कहा पेट्रोल की प्राइस, मतलब जब हम लोगों ने इंटरनेशनल प्राइस से लिंक कर रखा है पेट्रोल की प्राइस, तो वो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ते करते थे, तो ये रुके क्यों है 2 महीने से। तो उसमें ये निकल के आया है कि सरकार ने 5 महीने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ चुनाव आने वाले हैं जैसा हम लोग जानते हैं, जो इंटरनेशनल प्राइसेस से जो लिंक थे उसको टेम्परेरीली डीलिंक कर दिया है हमारे इंडिया के प्राइसेस को। तो अब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ भी रहे हैं, फिर भी इंडिया का ना तो पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है ना कुछ बढ़ रहे हैं उनको, और ये 5 महीने बाद चुनाव होने दो, ये फिर से बढ़ने लगेंगे। और बाय द वे, अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो जहां हम लोग 2009 में तकरीबन 0.5 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल के रेवेन्यूज कमाते थे, वो 2018 तक भर के 3.72 लाख करोड़ हो गया था, और अब तो तकरीबन 5 लाख करोड़ पे पहुंचने वाला है। तो पेट्रोल का जो रेवेन्यू है बहुत जंप मारा है जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी जो मोदी जी और जो प्रविंद जी है, प्रविंद बाय द वे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। बेसिकली उन लोगों ने जॉइंटली इनॉग्रेशन किया है, किसका, एक तो सोलर पावर प्लांट का किया है, एक सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर का किया है जो मॉरिशस में बन रहा है, इंडिया ने ही बनवाया है, और तीसरा जो सोशल हियरिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक, वो भी शुरू करने की बात की गई है, और एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है उसको भी शुरू करने की बात की गई है। तो इन सबको जॉइंटली इन लोगों ने इनॉग्रेट किया, बाय द वे डिजिटल माध्यम से इनॉग्रेट किया गया है ये सारे प्रोजेक्ट। और अगर हम लोग मॉरिशस और इंडिया के थोड़े संबंधों की बात करें तो हम जानते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो CECPA बोलते हैं, वो भी कर लिया था, जिस वजह से जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं, वो कहीं पे तो जीरो हो जाते हैं, कहीं पे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एक काइंड ऑफ FTA मानो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट मानो, लेकिन FTA में हर चीज़ फ्री हो जाती है, और यही हम लोग बात करें CECPA में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नहीं होती। CCAPA में तकरीबन 300 ऐसे अलग अलग गुड्स होते हैं जो टैक्स फ्री हो जाते हैं, और 115 ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनके जो टैक्सेस है उनको कम कर दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करें ना कि इंडिया ने और क्या क्या किया है, तो 2019 में हम लोगों ने $350 मिलियन का LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यह एक तरीके का वादा होता है कि तुम आओ हमारे मार्केट से, चाहो $350 मिलियन का कुछ भी खरीद सकते हो, उसकी जो अदायगी होगी वो भारत सरकार कर देगी, और तुम अगले 10 साल में दे देना। इससे क्या है, हमारे मार्केट को भी फायदा मिलता है, और हम मार्केट रेट पे चीज़ें बेच देते हैं अगले को। और हम देखते हैं जो मॉरिशस में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, इवन दो मॉरिशस में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था कोविड के लिए, और यहाँ तक कि जो मॉरिशस की जो नई सुप्रीम कोर्ट तक बन रही है, वो सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया के द्वारा ही बनवाई गई है। लेकिन स्टिल मॉरिशस का सबसे बड़ा अगर पार्टनर की बात की जाए तो वो चाइना है, तकरीबन 16.69% जो ओवरऑल ट्रेड होता है उनका वो चाइना के साथ में होता है, और इंडिया तकरीबन 13.39 के साथ में सेकेंड सबसे बड़ा पार्टनर है। और लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के ट्रेड काफ़ी बढ़े हैं पहले से, जो कि हम देखते हैं
2006 में तकरीबन हम लोग देखते हैं $207 मिलियन होता था। आज $700 मिलियन से ज़्यादा का ट्रेड हम लोग आपस में करते हैं। और जब बात करें ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कोई एग्रीमेंट जो CCPA हम लोगों ने उनके साथ में किया है, ऐसा एग्रीमेंट पहली बार हम लोगों ने किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ में किया था। और बहुत से लोग मॉरिशस को एशियन कंट्री समझते हैं। बाय द वे मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, मेडागास्कर के पास में आता है, वो अफ्रीका में आता है पूरा। और अगर हम लोग बात करें जो चागोस आर्चिपेलागो है जो एक टापू है बाय द वे मॉरिशस के पास में ही है, और उसको यूके ने अभी कंट्रोल किया हुआ है। तो उसको यूके को हटाने के लिए भी बाद में सपोर्ट किया था UN में मॉरिशस का, कि हाँ यहाँ पे मॉरिशस का ही आधिपत्य होना चाहिए। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के संबंधों को दर्शाती हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये स्वीडिश डिफेंस कंपनी को लेके, कि एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी जिसका नाम है साब SAAB, उससे हम लोग उससे भारत ने डील की है जो 84 एंटी आर्मर्ड वेपन है, सिंगल शॉट वेपन है, उसके लिए बेसिकली ऐसे कंधे पे रख के एक रॉकेट लॉन्चर है जिससे सिंगल शॉट रॉकेट लॉन्चर निकलता है, जो बिल्डिंग बंकर्स इन सब को उड़ाने के काम में आता है। तो उसको लेके हम लोगों ने 84 एंटी आर्मर्ड वेपन की जो डील है वो भारत ने कर ली है। अब कितने आएंगे और ये डील कितनी बड़ी है इसको डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है, तो न्यूज़ में केवल इतना ही है। एक नेक्स्ट छोटी सी न्यूज़ और है S रंगनाथन के बारे में आई है। बाय द वे S रंगनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे पूर्व, और उनकी अभी मृत्यु भी हो गई है। और हम लोग देखते हैं ये बार काउंसिल के भी हेड रह चुके हैं, और इन्होंने भारत में बहुत सारी ऐसी कमेटियां भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। 3 तलाक तक की कमेटी में ये उसमें थे जब स्टार्टिंग में बनी थी पहली बार। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ICC टेस्ट क्रिकेट को लेके, कि ICC क्या करता है ना, हर साल अपनी टेस्ट क्रिकेट की, ODI की, T20 की टीमें घोषित करता है। तो T20 में हम लोगों ने देख लिया था कि केवल जो हमारी मिताली राज थी वही थी, और इंडिया का और भी पुरुषों में तो कोई था ही नहीं। जो ICC की टेस्ट क्रिकेट टीम लॉन्च हुई है उसमें हमारे इंडिया के 3 मेंबर्स हैं इंडियन टीम के क्रिकेट के, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और अश्विनी, जो अश्विन है बेसिकली जो बॉलर है। और अगर हम लोग बात करें ODI की, तो ODI में फिर कोई मेंस नहीं है, वहाँ पे केवल 2 हमारी महिलाएं हैं। ICC ODI जो क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर है उसमें झूलन गोस्वामी और मिताली राज, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो EV वेबसाइट है। हमारे देश में पहला ऐसा राज्य दिल्ली बन गया है जिसने अपनी EV वेबसाइट लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वेबसाइट। अब ये है क्या बेसिकली, दिल्ली में कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे कैलकुलेटर्स हैं, बायर सेलर्स कहाँ कहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स वगैरह खरीदने हैं। मतलब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है, EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, सीधी सी बात है। और वन स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैलकुलेटर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे कई जगह पे अलग अलग, और तकरीबन 400 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स हैं जो इस समय दिल्ली में बना दिए गए हैं। बाद में इनको बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली की अगर नॉर्मल कैपेसिटी की बात करें कि अगर हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर चाहिए तो तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्टेशन चाहिए पड़ेंगे, जो कि दिल्ली सरकार ने कहा भी है कि 2025 तक हम कर लेंगे। अब देखते हैं कब तक हो रहा है। और अगर पूरे भारत में हो जाता है ना ये, तो सच बात है, अगर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है FDI के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि 2020 में जहाँ पे हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $64 बिलियन था, वो अभी तकरीबन 2021 में 26% कम हो गया है। और इसका देखो, और बाय द वे ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है UNCTAD की। और ऐसा किस वजह से हुआ है, हम लोग सीधी सी बात जानते हैं, कोरोना की वजह से। कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिस वजह से इतना ड्रास्टिक कमी देखने मिली है FDI में। और उसके बाद में कुछ इंडिया की पॉलिसीज़ भी ऐसी रही हैं, जैसे हम लोग देखते हैं JCPOA को लेके हम लोगों की जो पॉलिसी थी उसको लेके, और उसके बाद में हम लोगों ने जो मॉस्पी ने हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों को जो सब्सिडाइज करना शुरू किया था उसको लेके हम लोग जो गेट है वहाँ पे केस भी हार गए थे। इन सब वजह से ऐसा हुआ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये विनोद राय के बारे में। देखो, एक बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नया हेड है वो विनोद राय को बना दिया गया है। और विनोद राय हम लोग जानते हैं पहले कैग भी रहे हैं इंडिया के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और यूनिटी मॉल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक उसकी बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इस समय ये उन कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से है इंडिया में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं बाय द वे जो सरकार के द्वारा प्रमाणित है, और उनमें से 2 ही 3 बैंक है जो फायदे में चल रही हैं, उनमें से एक है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये है RBI के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लेके। देखो,
2018 में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था बेसिकली, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिससे हम ये आंकड़ा लगा पाए कि हाँ हम लोगों के यहाँ हर साल डिजिटल पेमेंट किस दर से बढ़ रहा है। तो अभी एक डाटा निकल के आया है जिसके अनुसार मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में, मतलब 6 महीने में तकरीबन 40% इंक्रीज देखा गया है डिजिटल पेमेंट में। और वही है कि इसमें हम लोग बेस ईयर 2018 को ही बना के चलते हैं, तभी से शुरू किया गया था। और जो हमारी यूपीआई वगैरह है, भीम वगैरह, ये जितने भी ऐप्स वगैरह होते हैं वो सब इनको रिपोर्ट करते हैं कि कितने कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं हमारे। और इस रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट हर 6 महीने में आती है। और अगर हम लोग पहले से बात करें, देखो 2005 में मात्र 3% ट्रांजेक्शन्स थे जो हम लोगों के डिजिटल माध्यम से होते थे। आज तकरीबन 40% जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिजिटल माध्यम से होते हैं। और 2025 तक, मतलब आने वाले अगले 3 साल में, हमारे तकरीबन 60% ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे जो डिजिटल माध्यम से हुआ करेंगे। और ये 2030 तक बढ़ के 80% हो जाएगा। तो इससे हम ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं कि हाँ, दूसरी तरफ जो ऑफलाइन हम लोग रुपए की बात करते हैं, हाथ में लेकर खर्च करते हैं, वो पेमेंट सिस्टम कितना घट रहा है और डिजिटल मार्केट कितना बढ़ रहा है। और सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट बढ़ता है उतना ज़्यादा सरकार को आसानी होती है ये पता लगाने में कि पैसा कहाँ आ रहा है, कितना जा रहा है। लोग टैक्स की चोरियाँ कम कर पाते हैं। और इवन तो एक छोटा सा वेंडर्स भी, हमारे यहाँ तो समोसे वाले भी महीने के लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो अगर उनको भी लोग डिजिटल माध्यम से पैसे देने लगेंगे ना, तो वो भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये स्ट्रीट ऑफ पीपल चैलेंज को लेके। बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स है उसको द्वारा स्ट्रीट ऑफ पीपल चैलेंज शुरू किया गया है कि जो रोडें हैं हम लोगों के यहाँ की, उनको कि हाँ एक रोड होनी चाहिए, बगल में एक वॉकिंग के लिए अलग से जगह होनी चाहिए, चिल्ड्रंस फ्रेंडली रोड होनी चाहिए। चिल्ड्रन फ्रेंडली जैसे वहाँ पे अगर रोड क्रॉस करनी हो, जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, स्कूलों के पास में जो स्पीड लिमिट है वो कम होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए समय समय पर, हम लोगों के पास में जो स्ट्रीट लाइट्स है वो लगनी चाहिए। तो ये सब करने के लिए स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर एंड अर्बन के द्वारा। अब इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हर साल मॉनिटरिंग किया जाएगा। जितने भी बड़े शहर इसके अंतर्गत इस चैलेंज में भाग लेंगे, बाय द वे इस चैलेंज में भाग लेना ऐसा नहीं है कि सब राज्यों को लेना या सब शहरों को लेना जरूरी है। वो राज्य या वो शहर खुद से तय कर सकता है कि उससे भाग लेना है कि नहीं लेना है। और जो भी इस चैलेंज में भाग लेंगे उन लोगों को हर साल ऐसे अवार्ड दिए जाए करेंगे कि हाँ इनके यहाँ का जो स्ट्रीट सिस्टम है ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बुरा है। तो देखेंगे कि अगले साल से अवार्ड शुरू हो जाएंगे, इस समय तो चैलेंज शुरू हुआ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये है TOI 2180b को लेके। ये एक बाय द वे प्लेनेट है, एक्सो प्लेनेट है, और ऑलमोस्ट जुपिटर जैसा दिखता है ये, और हमसे 319 लाइट ईयर्स दूर है ये। तो ये कल काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, और क्योंकि जो नासा की जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा ये खोजा गया है, तो मैंने सोचा कवर कर लेते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये काजीरंगा नेशनल पार्क को लेके। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत अच्छी जगह है, मैं एक बार गया हूँ। राइनोस वगैरह के लिए बहुत फेमस, राइनोस वहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं, लायन सफारी भी होती है वहाँ पे, और बहुत अच्छी जगह है वो। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी सेंसस करवाया गया कुछ दिनों पहले। तो बेसिकली राइनोस और जो लायंस हैं उनकी तो जितने, मतलब ऐसे हर एक साल में वहाँ पे सेंसस करवाया ही जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ के जो वन हॉर्न राइनो है वो केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं, और काजीरंगा ही उसके लिए फेमस है। और अगर वहाँ भी खत्म हो जाएंगे तो वो वैसे ही वल्नरेबल में आते हैं, एक्सटिंक्शन ही हो जाएगा पूरा। तो उनको बचाने के लिए हर साल सेंसस करवाया जाता है। तो जब सेंसस होता है तो सबका ही कर लेते हैं। तो अभी ये पता पड़ा है कि जो वहाँ पे बर्ड्स हैं वो तकरीबन 175% बढ़ गई पिछले एक साल में। और जो 93,000 बर्ड्स होती थी वो, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, जो तकरीबन 23,000 बर्ड्स होती थी वो 93,000 पे पहुंच गई हैं। और बाय द वे देखो सच वाली बात यह है कि इतनी सारी बर्ड्स नहीं बढ़ सकती, इस समय माइग्रेटरी सीजन्स भी चल रहा है। तो काफ़ी ऐसी बर्ड्स हैं जो साइबेरिया वगैरह इन सबसे उड़ के माइग्रेट होकर हम लोगों के यहाँ पे आ रही हैं, और इसी समय इन लोगों ने ये सर्वे कर लिया है, इसलिए इतनी ज़्यादा बड़ी दिख रही हैं। बाय द वे इन लोगों ने फिर भी 93,000 में ये तो पूरी बताई गई है, इनमें से निकालने के बाद भी इन लोगों ने 175% बढ़ी बता दी है, जो कि इतनी भी नहीं है, माइग्रेटरी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये डाटा पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। और बाय द वे जो डियर्स हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वो डियर कम हो गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज भी काजीरंगा नेशनल पार्क में जो हंटिंग है डियर की वो चल रही है, और फॉरेस्ट रेंजर वहाँ पे पूरी तरीके से नहीं रोक पा रहे हैं, और इसके केसेस भी लगातार आते रहते हैं, पेपरों में हम लोगों ने देखा है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये सानिया मिर्जा को लेकर। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हम जानते हैं हमारे, और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि 2022 में, अभी उनके 2 इवेंट और हैं, इन इवेंटों के बाद में वो रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। तो अभी से उन्होंने घोषित कर दिया है कि 2022 के बाद में वो टेनिस नहीं खेलेंगे।
तो दैट्स ऑल। और हाँ, बाय द वे, सानिया मिर्जा की एक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो जरूर, 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो खोलने जा रही हैं, एक लाहौर में भी खोल रही है पाकिस्तान में, और एक यहाँ पे मुंबई में भी खोल रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग जानते हैं कि शोएब मलिक की वो पत्नी भी हैं, तो वो पाकिस्तान में रहते हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है टोरंटो जो वाटर फार्म मैराथन है उसको लेके। अब ये क्या है, बेसिकली कनाडा में होती है ये पूरी मैराथन, जिसमें ऐसी कनाडा की एक रनिंग सीरीज है, तो इसका भी टाइटल स्पॉन्सर टीसीएस बन गया है। और कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि आईपीएल का भी टाइटल स्पॉन्सर टाटा बन गया था, टाटा, और टीसीएस टाटा की कंपनी बेसिकली। तो दैट्स ऑल। और अगर आज के एडिटोरियल की बात करें तो ऐसा कोई एडिटोरियल नहीं आया है किसी भी पेपर में जो जानने के लिए जरूरी हो, क्योंकि वही सब यूक्रेन वगैरह के एडिटोरियल्स हैं जो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 21 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।